दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजप्रीत और स्वागत है आपका LIS विद राजप्रीत के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यदि आप भी VMOU कोटा से BLIS करें हैं तो आपके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें BLIS की सभी 8 बुकों को हम इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे। तो हमारी आज की इस वीडियो में हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे BLIS के जो जीरो फर्स्ट बुक है, BLIS जीरो फर्स्ट बुक जिसका नाम है पुस्तकालय एवं समाज। दोस्तों इस बुक के अंदर टोटल 17 चैप्टर हैं। इसके अंदर टोटल 17 चैप्टर हैं जिसमें अपना आज का पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा पुस्तकालय का उद्भव, विकास और आधुनिक समाज में पुस्तकालयों की भूमिका। तो हम इसी चैनल पर एक एक कर सभी बुकों के सभी चैप्टर पढ़ेंगे। यदि आप भी BLIS करें तो इन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। अब पहला चैप्टर है पुस्तकालयों का उद्भव, विकास और आधुनिक समाज में पुस्तकालयों की भूमिका। इस चैप्टर में ये बताया कि पुस्तकालयों का उद्भव कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ और जो आधुनिक समाज है, आज का समाज है, उसमें पुस्तकालय की क्या भूमिका है। इस इकाई के उद्देश्य क्या होंगे? इस इकाई में उद्भव और विकास से परिचित करवाया गया है। इसके अंदर पुस्तकालय कार्य और महत्व से परिचित करवाया गया है और आधुनिक समाज में पुस्तकालयों की भूमिका के बारे में बताया गया है। इस इकाई में टोटल जो है 14 पॉइंट है, जिसमें अपने 13 जो पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला है विषय प्रवेश, दूसरा है पुस्तकालय का महत्व और उपयोगिता, फिर उनका उद्भव और विकास, फिर आधुनिक पुस्तकालयों की अवधारणा, फिर पुस्तकालय का उद्भव कैसे हुआ, विद्यमान होने के लिए पूर्व पक्ष दशाएं, पुस्तकालयों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं, पुस्तकालयों के विकास के मार्ग में आने वाली बाधाएं और पुस्तकालयों के विकास के कारक, पुस्तकालयों के प्रकार, पुस्तकालय कार्य और समाज में उनकी भूमिका, फिर इनका सारांश और फिर इनके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला है विषय प्रवेश। पुस्तकालय क्या है? एक सामाजिक संस्था है। पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। आपको पुस्तकालय परीक्षार्थी के रूप में पुस्तकालय के उद्भव, विकास और आधुनिक समाज में पुस्तकालयों की भूमिका से परिचित होना चाहिए। पुस्तकालय क्या है? पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। क्यों है सामाजिक संस्था? क्योंकि यह समाज के प्रत्येक वर्ग को, चाहे वे शिक्षित हो या अशिक्षित हो, पुस्तकों के उपयोग के बारे में बताती है। यदि आप भी पुस्तकालय के परीक्षार्थी अर्थात पुस्तकालय की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आपको पुस्तकालयों के उद्भव, विकास और आधुनिक समाज में पुस्तकालय भूमिका से परिचित होना चाहिए। अन्यथा आप अपने व्यवसाय और कार्यों के महत्व और उपयोगिता का सही आकलन नहीं कर सकेंगे और जन साधारण को पुस्तकालय के महत्व और भूमिका से अवगत नहीं करवा सकेंगे। पुस्तकालय का महत्व और उपयोगिता। मानव सभ्यता की कहानी से पता चलता है कि पुस्तकालय सभ्य समाज के आवश्यक अंग के रूप में सदैव विद्यमान रहे हैं। इनका उद्भव समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हुआ है। पुस्तकालयों का उद्भव किस लिए हुआ है? तो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हुआ है और इनका स्वरूप, उद्देश्य और कार्य की सेवाएं समाज के आवश्यकताओं द्वारा निर्मित होती हैं। पुस्तकालयों ने समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पुस्तकालयों ने समाज के
सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। संस्कृति के संरक्षण और प्रगति, औपचारिक और अनौपचारिक सब शिक्षा, मनोरंजन आदि में पुस्तकालयों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। किस किस में पुस्तकालय का योगदान महत्वपूर्ण रहा है? एक तो संस्कृति के संरक्षण में, औपचारिक और अनौपचारिक सब शिक्षा में, मनोरंजन में पुस्तकालयों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है? औपचारिक तो होता है कि किसी शिक्षण संस्थान के अंदर जाकर जो शिक्षा ली जाती है, जैसे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, वो होता है औपचारिक। अनौपचारिक होता है कि जैसे घर पर ही बैठकर की जाने वाली शिक्षा, जैसे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने प्राइवेट फॉर्म फिल कर दिया और सिर्फ आप उसके एग्जाम देने गए, वहाँ पर आपने क्लास अटेंड नहीं की, वो होती है अनौपचारिक सब शिक्षा। समय की गति के साथ ज्ञान के संचरण के महत्व में सतत वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे समय गति के साथ चल रहा है, उसी प्रकार ज्ञान भी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। पुस्तकालय ज्ञान के परिसंचरण से संबंधित है। पुस्तकालय किससे संबंधित है? ज्ञान के परिसंचरण अर्थात ज्ञान के संरक्षण से संबंधित है। पुस्तकालय को इस प्रसंग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना है, क्योंकि ज्ञान अधिक जटिल होता है। ज्ञान क्या होता है? अधिक जटिल होता चला जा रहा है, और ज्ञान संचरण के साधन भी अधिक जटिलता प्राप्त करें, क्योंकि ज्ञान दिन प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है। ज्ञान तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण ज्ञान के संरक्षण के साधन भी जटिलता प्राप्त कर रहे हैं। पुस्तकालय एक सामाजिक जन संस्था है। पुस्तकालय क्या है? एक सामाजिक जन संस्था है, अर्थात पुस्तकालय एक ऐसी संस्था है जो जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई है, जो निरंतर समाज कल्याण में रहते हुए ज्ञानी और अज्ञानी को समान रूप से ज्ञान वितरित करती है। पुस्तकालय क्या करती है? बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सभी को समान रूप से ज्ञान वितरित करती है। यह ज्ञान का प्रसारण करती है, विद्वत की प्रगति और शिक्षा तथा अनुसंधान की वृद्धि की संस्था है। पुस्तकालय क्या है? ज्ञान के प्रसारण की, विद्वता की प्रगति की और शिक्षा तथा अनुसंधान की वृद्धि की संस्था है। कौन? पुस्तकालय। भारतवर्ष में विद्यादान की बड़ी महिमा है। हमारे पूर्वजों ने इसको सब दानों से श्रेष्ठ दान माना है। क्या माना है? कि हमारे पूर्वजों ने किसको? ज्ञान को, विद्या को सब दानों से श्रेष्ठ दान माना है। पुस्तकालय वास्तव में विद्या के भंडार हैं। पुस्तकालय क्या है? विद्या के भंडार हैं, क्योंकि पुस्तकालय में किसका संग्रह होता है? किताबों का, पुस्तकों का। जन पुस्तकालयों को लोक विश्वविद्यालयों की संज्ञा दी जाती है। किसको? जन पुस्तकालयों को। जन पुस्तकालय जो जनता द्वारा निर्मित पुस्तकालय होते हैं, उसे जन पुस्तकालय कहते हैं, और इसे लोक विश्वविद्यालयों की संज्ञा दी जाती है। लोक विश्वविद्यालयों की संज्ञा दी जाती है पब्लिक लाइब्रेरी को, क्योंकि इसमें किसी भी वर्ग का कोई भी, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो छात्र हो, कोई भी जा सकता है और विद्या प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए इसे लोक विश्वविद्यालयों की संज्ञा दी जाती है, जिसके द्वार प्रत्येक व्यक्ति के लिए सदैव खुले रहते हैं। किसके? पब्लिक लाइब्रेरी के, जन पुस्तकालयों के। और उनकी ज्ञान पिपासा शांत करते हैं। ज्ञान पिपासा मतलब, और उनमें ज्ञान की वृद्धि होती है। जो वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनको प्राप्त करने में मदद करते हैं। कौन? पब्लिक लाइब्रेरी। यह जन साधारण को आजीवन सब शिक्षा प्राप्त करने में सहायक होते हैं। जो जन पुस्तकालय है, पब्लिक लाइब्रेरी है, वो जन साधारण समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन सब शिक्षा, अर्थात चाहे उसके अंदर छोटा बच्चा हो, कोई युवा वर्ग हो, या कोई भी वृद्ध व्यक्ति उसके अंदर जा सकता है और शिक्षा प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु वह पुस्तकालयों का सदस्य बनकर जीवन पर्यंत अपना ज्ञान संवर्धन अवश्य
कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता कि विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में सभी तो जा नहीं सकते, लेकिन वो पुस्तकालयों के द्वारा, पुस्तकालयों के सदस्य बनकर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, जीवन पर्यंत अपना ज्ञान स्वर्ण अवश्य कर सकते हैं। किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में एक सीमित संख्या में विद्यार्थी होते हैं। आपने देखा हो कि कोई विद्यालय है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय, उसमें सिर्फ सीमित संख्या में विद्यार्थी होते हैं जो कुछ सीमित समय तक वहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और जब उनकी एजुकेशन पूरी होती है तो वहाँ से वे चले जाते हैं। परंतु एक पुस्तकालय में नए तो सीमित उपयोगकर्ता होते हैं और नए अध्ययन की कोई सीमित अवधि होती है, लेकिन जो लाइब्रेरी है उसमें कोई अवधि नहीं होती, उसमें ना ही तो कोई सीमित उपयोगकर्ता होते हैं, ना ही कोई सीमित उसमें अवधि होती है। पाठक चाहे जितनी असीमित समय तक वहाँ से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। एक जन पुस्तकालय में बच्चे, स्त्रियाँ और यहाँ तक कि वृद्ध व्यक्ति भी सब शिक्षा के लिए प्रवेश कर सकते हैं। जो एक पब्लिक लाइब्रेरी है उसमें बच्चे भी जा सकते हैं, स्त्रियाँ भी जा सकती है, और यहाँ तक कि जो वृद्ध व्यक्ति है वो भी सब शिक्षा के लिए प्रवेश कर सकते हैं। पुस्तकालय में एक शैक्षणिक संस्था के समान शिक्षकों की भी आवश्यकता नहीं होती। किसमें? पुस्तकालय में एक शैक्षणिक संस्था के समान, जैसे स्कूल के अंदर टीचर की आवश्यकता होती है, लेकिन पुस्तकालय में एक शैक्षणिक संस्था के समान शिक्षकों की आवश्यकता नहीं होती है। पुस्तकालय द्वारा जन साधारण को अपने अवकाश के समय का सदुपयोग और स्वस्थ मनोरंजन प्राप्त होता है। पुस्तकालयों द्वारा जन साधारण को अर्थात समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अवकाश के समय का सदुपयोग और स्वस्थ मनोरंजन प्राप्त होता है। मान लो यदि कोई कर्मचारी किसी विभाग के अंदर काम कर रहा है तो वो छुट्टी के बाद पुस्तकालय में जाकर अपने ज्ञान का वर्णन कर सकता है। इनके द्वारा सभी को निष्पक्ष रूप से सभी विषयों पर आधुनिकतम सूचना और पाठ्य सामग्री प्राप्त होती है। इनके द्वारा सभी को निष्पक्ष रूप से सभी विषयों पर आधुनिकतम सूचना और पाठ्य सामग्री प्राप्त होती है। पुस्तकालय में क्या होता है कि सभी को निष्पक्ष रूप से, चाहे आपका कोई सब्जेक्ट हो, उस बारे में जो नवीनतम सूचना है और पाठ्य सामग्री है वो प्राप्त होती है। जनतंत्र में पुस्तकालय जन साधारण को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक और सचेत रखते हैं। जो जनतंत्र है उसमें पुस्तकालय क्या है? जन साधारण को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक और सचेत रखते हैं। कौन रखता है? पुस्तकालय। पुस्तकालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने कार्य में दक्षता प्राप्त करके व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ राष्ट्रीय प्रगति में भागीदारी कर सकता है। पुस्तकालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री का उपयोग करके, पुस्तकालय में जो भी पाठ्य सामग्री है, पाठ्य सामग्री का संग्रहण है, उनका उपयोग करके कोई भी व्यक्ति वो अपने कार्य में दक्षता प्राप्त कर सकता है और व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ राष्ट्रीय प्रगति में भी भागीदारी कर सकता है। किसकी मदद से? पुस्तकालयों की मदद से। पुस्तकालयों द्वारा राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग तथा सद्भावना में वृद्धि होती है। पुस्तकालयों द्वारा किस किस में वृद्धि होती है? एक तो राष्ट्रीय एकता के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग और सद्भावना में वृद्धि होती है। पुस्तकालय मानवता की साहित्यिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों को आगामी पीढ़ियों के उपयोगार्थ सदैव सर्वदा तक सुरक्षित रखते हैं। पुस्तकालय क्या करते हैं कि जो भी साहित्य है या सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनको आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखते हैं। उनको आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुस्तकालय भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाज का चाहे कोई भी वर्ग हो, उनके लिए और व्यक्तियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए के पुस्तकालयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुस्तकालय एक पवित्र एवं कार्यशील संस्था है। पुस्तकालय कैसी संस्था है? एक पवित्र और कार्यशील
हमेशा कार्य करने वाली संस्था है। महान भारतीय विधि निर्माता मनु ने कहा है, मनु ने क्या कहा है कि पुस्तकालय एक पवित्र एवं कार्यशील संस्था है। पवित्र संस्था क्यों है? क्योंकि इसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कार्यशील क्यों है? क्योंकि पुस्तकालय में सदैव जो अपडेट बुकें हैं, अपडेट जो सूचना है वो पुस्तकालय से हमें प्राप्त होती है, इसलिए वह कार्यशील संस्था है। ये बात किसने कही है? तो महान भारतीय विधि निर्माता मनु ने। किसने? मनु ने कही है कि पुस्तकालय क्या है? एक पवित्र और कार्यशील संस्था है। ज्ञानियों के द्वार तक निःशुल्क ज्ञान को ले जाना, उनको सत्य पथ पर अग्रसर करना, इस प्रकार के दान के समान कुछ भी नहीं है। ज्ञानियों के द्वार तक निःशुल्क ज्ञान को ले जाना। मान लो अब यदि कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको पुस्तकालय क्या करता है? पुस्तकों के बारे में अवगत कराता है, उनको पुस्तकों से परिचित करवाता है तथा उनमें ज्ञान की वृद्धि करता है। ज्ञानियों के द्वारा निःशुल्क ज्ञान को ले जाना, उनको सत्य पथ पर आकर्षित करना, इस प्रकार के दान के समान कुछ भी नहीं है। अर्थात सबसे बड़ा दान शिक्षा है और शिक्षा पुस्तकालय शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, उनको जो अज्ञानी हैं उन तक निःशुल्क रूप से उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। तो सबसे बड़ा दान है। यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व भी इसकी क्षमता नहीं कर सकता। किसी देश, राष्ट्र और समाज के संस्कृति, सभ्यता, बौद्धिक उपलब्धियों और समग्र प्रकृति की जानकारी उसके पुस्तकालय के माध्यम से प्राप्त होती है। किसी भी देश या राष्ट्र और समाज की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता और उनकी बौद्धिक उपलब्धियाँ, उन सब की जानकारी कहाँ से? पुस्तकालय के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। पुस्तकालय के महत्व को न्यून मतलब शून्य नहीं किया जा सकता है। पुस्तकालयों को देश की आर्थिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और शैक्षणिक संरचना में अपना योगदान प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए। पुस्तकालयों को क्या करना चाहिए कि देश की जो आर्थिक है, औद्योगिक है, वैज्ञानिक है और शैक्षणिक संरचना में अपना योगदान प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए। तो ये था अपना पॉइंट था पुस्तकालय का महत्व क्या है और उनकी उपयोगिता क्या है। अगला पॉइंट है अपना पुस्तकालयों का उद्भव और विकास। पुस्तकालय क्या है? मानव संस्कृति के विकास के आरंभ से किसी न किसी रूप में पाई जाते हैं। पहले इनको ग्रंथों के भंडार गृह के रूप में मान्यता प्राप्ति अर्थात जो पहले प्राचीन काल में पुस्तकालय थे उनका काम होता था कि उन्हें सिर्फ पुस्तकों का संरक्षण करना था, क्योंकि पहले जो ग्रंथ थे वो हाथ से लिखे जाते थे, तो उनके उपयोग करने के लिए किसी को पुस्तकें नहीं दी जाती थी, क्योंकि उनको लगता था कि यदि कोई पुस्तक ले गया तो वो उनको फाड़ सकता है। इस कारण से प्राचीन काल में पुस्तकालयों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता था तथा इनका उपयोग किसी को नहीं करने दिया जाता था। इनको ग्रंथों के भंडार गृह के रूप में मान्यता प्राप्त थी और इनका मुख्य कार्य ग्रंथों को परिरक्षण करना था, अर्थात इनका संरक्षण करना था, इनको सुरक्षित रखना था। ग्रंथालय को ग्रंथों को संरक्षण माना जाता है। ग्रंथालय अर्थात लाइब्रेरियन को किसका? ग्रंथों का संरक्षण अर्थात ग्रंथों की जो सुरक्षा करने वाला होता है वह माना जाता है ग्रंथालय या उनकी लाइब्रेरियन को, और वे ग्रंथों का उपयोग करने को प्रोत्साहित नहीं करता। प्राचीन काल में क्या था कि लाइब्रेरियन ग्रंथों का उपयोग करने के लिए किसी को प्रोत्साहित नहीं करता था। वे किसी से नहीं कहता था कि आप पुस्तकों का उपयोग करें, आपके लिए नई पुस्तकें आई हैं, क्योंकि प्राचीन काल में पुस्तकालय में जो पुस्तकें हैं उनको जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। वे उपयोगकर्ताओं से अलग अलग रहता था। पुस्तकालय अभिलेखागार की भांति हुआ करते थे। पुस्तकालय किसकी भांति हुआ करते थे? तो अभिलेखागार की भांति हुआ करते थे। मध्य युग में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा ग्रंथालय शब्द की व्याख्या उस स्थान के रूप में की गई जिसमें मध्य युग में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा
ग्रंथालय। ग्रंथालय का मतलब होता है लाइब्रेरी। शब्द की व्याख्या उस स्थान के रूप में की गई जहाँ पुस्तकें वाचन, अध्ययन और संदर्भ के लिए रखी जाती हैं। जहाँ पुस्तकें वाचन के लिए, अध्ययन के लिए और संदर्भ के लिए रखी जाती हैं। इस शब्द की व्याख्या किसने की थी? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा मध्य युग में की गई थी। उन्होंने व्याख्या की थी कि जो ग्रंथालय है, जो लाइब्रेरी है, वो उस स्थान, एक जो लाइब्रेरी है वो ऐसा स्थान है जहाँ पर पुस्तकें वाचन के लिए, अध्ययन के लिए और संदर्भ के लिए रखी जाती हैं। ये बात कही थी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा। 19वीं शताब्दी तक भी पुस्तकालय को एक भवन अथवा कक्षों के समूह के रूप में जाना जाता था। 19वीं शताब्दी तक भी पुस्तकालयों को एक भवन के रूप में अथवा कक्षों के एक समूह के रूप में जाना जाता था, जहाँ जन साधारण अथवा उसके एक अंश अथवा समाज के सदस्यों के उपयोगार्थ पुस्तकों का संग्रह किया जाता था। जहाँ जन साधारण अथवा उसके एक अंश अथवा समाज के सदस्यों के उपयोगार्थ पुस्तकों का समाज के सदस्यों के उपयोग के लिए किसका पुस्तकों का संग्रह किया जाता था। यह एक जन संस्था अथवा संस्थापन था। यह क्या था? एक जन अर्थात जनता की संस्था जो जनता द्वारा संस्थापित थी, जिसका कार्य पुस्तकों का संग्रह करना और संरक्षण करना था। इन परिभाषाओं में पुस्तकों के संग्रहण और संरक्षण पर बल दिया गया और मानवीय पक्ष की भूमिका की जो उसके उपयोग को प्रोत्साहित करे की अवहेलना की गई है। तथा इन परिभाषा पुस्तकों का जो संग्रह था और संरक्षण था उनके बारे में ही बताया गया है और मानवीय पक्ष की भूमिका की उसका उपयोग को प्रोत्साहित करे, इसकी पूरी तरह से अवहेलना की गई है। अब पुस्तकालय और पुस्तकालय सेवा की अवधारणा में आमूलचूल परिवर्तन हो गया है कि प्राचीन काल से जो आधुनिकतम है उसमें पुस्तकालय की अवधारणा में परिवर्तन हुआ, क्योंकि प्राचीन काल में पुस्तकालय के अंदर जो पुस्तकों का संग्रह था उन्हें सिर्फ सुरक्षित और संग्रहित करने के लिए रखा जाता था, लेकिन आधुनिक समाज में पुस्तकालय में पुस्तकों को उपयोग के लिए रखा जाता है। इसलिए पुस्तकालय और पुस्तकालय सेवा की अवधारणा में वर्तमान में क्या है? आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। अब पुस्तकालय में रखी हुई पाठ्य सामग्री के उपयोग पर बल दिया जाता है। अब पुस्तकालय में रखी पाठ्य सामग्री के उपयोग पर बल दिए जाने लगा है। आधुनिक पुस्तकालय को एक जन सेवा की संस्था माना जाता है। आधुनिक पुस्तकालय किसकी? एक जन सेवा की संस्था, जन सेवा अर्थात जनता की सेवा की संस्था माना जाता है। किसको? पुस्तकालय को। आधुनिक समाज में आधुनिक ग्रंथालय का कर्तव्य, ग्रंथालय अर्थात लाइब्रेरियन का कर्तव्य पुस्तकालय के स्रोतों और सेवाओं का अधिकतम प्रभावशाली और सक्षम उपयोग करवाना है। आधुनिक लाइब्रेरियन का कर्तव्य है कि वह पुस्तकालय के अंदर जो भी स्रोत है और सेवाएं उनका आधुनिकतम, प्रभावशाली और सक्षम उपयोग करवाया जाए। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में पिछली कुछ दशाब्दियों में अत्यधिक विकास हुआ। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक रंगनाथन के अनुसार, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन है? रंगनाथन। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक रंगनाथन, जिन्हें भारत में पुस्तकालय आंदोलन का पिता भी कहा जाता है। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक रंगनाथन हैं। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के अनुसार पुस्तकालय एक जन संस्था अथवा संस्थापन है। रंगनाथन ने क्या कहा है कि पुस्तकालय क्या एक जन संस्था अर्थात जनता की संस्था है और अथवा संस्थापन है। पुस्तकालय क्या है? एक जन संस्था, एक जनता की संस्था जिसकी स्थापना जनता द्वारा की गई एक जन संस्था अथवा संस्थापन है। ये किसने कहा? रंगनाथन। रंगनाथन कौन थे? भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक, जिसको पुस्तकों की सुरक्षा और संग्रहण का कार्य सौंपा गया। जिसको किसको? पुस्तकों की सुरक्षा का और पुस्तकों का संग्रहण का कार्य सौंपा गया।
अथवा कर्तव्य उन व्यक्तियों को सुलभ करना है। उनका कर्तव्य क्या है, किसका लाइब्रेरियन कर्तव्य क्या है कि व्यक्तियों को पुस्तकें सुलभ उपलब्ध करवाना है और उनका उपयोग करवाना है, और उसका कार्य अपने पड़ोस में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पुस्तकालय आने का अभ्यास और पुस्तकों के अध्येता के रूप में परिवर्तित करना है। और उनका उपयोग और उसका कार्य क्या है कि अपने पड़ोस में चाहे कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति को पुस्तकालय आने का अभ्यास पुस्तकालय आने के लिए प्रेरित करना है, और पुस्तकालय के उपयोग के लिए भी लोगों को जागरूक करना है। अंत पुस्तकालय एक जन संस्था है जिससे प्रत्येक संभावित पाठक को वास्तविक पाठक में परिवर्तित करने की अपेक्षा की जाती है। पुस्तकालय एक जन संस्था है जिससे कि प्रत्येक जो संभावित जिसकी संभावना हो पुस्तकालय आने की, उसको संभावना से वास्तविक पाठक के रूप में परिवर्तित करने की अपेक्षा है कौन, पुस्तकालय। वस्तुतः ये एक आधुनिक पुस्तकालय की अवधारणा है। आधुनिक पुस्तकालय की अवधारणा क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए उसे प्रेरित किया जाए, पुस्तकों का उपयोग करने के लिए उसे प्रेरित किया जाए, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक उपलब्ध कराई जाए। यही किया है आधुनिक पुस्तकालय की अवधारणा है, ताकि पुस्तकों का सर्वाधिक उपयोग हो सके और जो भी पाठक अपने मन चाहे पुस्तक प्राप्त करना चाहता है वह पुस्तक उसको प्राप्त हो सके। आधुनिक पुस्तकालय की नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक पुस्तकालय की अवधारणा। एक आधुनिक पुस्तकालय को सेवा संस्था माना जाता है, ऐसी संस्था जो सेवा करती है। एक आधुनिक पुस्तकालय को सेवा संस्था माना जाता है। इसका उद्देश्य पुस्तकालय स्रोतों और सेवाओं का उपयोगकर्ताओं द्वारा सर्वाधिक प्रभावशाली उपयोग करवाना है। इसका उद्देश्य क्या है कि पुस्तकालय स्रोत, पुस्तकालय के अंदर जो भी बुक है स्रोत हैं उनका उपयोगकर्ताओं द्वारा सर्वाधिक और प्रभावशाली उपयोग करवाना है। यही किसका आधुनिक पुस्तकालय का उद्देश्य है कि पुस्तकालय में उपलब्ध सामग्री का अधिक उपयोग हो। यहाँ पाठ्य सामग्री संरक्षण का पक्ष गौण गया है और उपयोग का पक्ष प्रबल हो गया। यहाँ क्या है, पाठ्य सामग्री संरक्षण का पक्ष गौण गया। क्यों गया है, क्योंकि जो प्राचीन काल में पुस्तकालय थे उनका काम था कि सिर्फ पाठ्य सामग्री को संरक्षण के लिए रखा जाता था, लेकिन आधुनिक समाज में ऐसा नहीं है। तो यहाँ संरक्षण का पक्ष गौण हो गया है और उपयोग आधुनिक पुस्तकालय का कार्य है कि वह पुस्तकों का अधिक से अधिक उपयोग हो। इसलिए आधुनिक पुस्तकालय में उपयोग का पक्ष क्या हो गया, प्रबल हो गया है। आज हम सूचना युग में रह रहे हैं, अर्थात इंफॉर्मेशन युग में रह रहे हैं। सूचना आज के जटिल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। कौन, सूचना आज की जटिल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ज्ञान की प्रगति में इसका प्रामाणिक योगदान है। किसका, सूचना का। शोध द्वारा समस्याओं का निराकरण खोजा जा रहा है। शोध द्वारा क्या है, समस्याओं का निराकरण, समस्याओं का उपाय खोजा जा रहा है। किसके द्वारा, शोध द्वारा। हर किसी फील्ड में आज नई नई शोध हो रही है जिसके कारण जो समस्या उत्पन्न हो रही है उनका समाधान खोजा जा रहा है। समस्याओं के निराकरण के लिए सूचना की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय विकास का कोई भी कार्यक्रम उपयुक्त सूचना के अभाव में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय विकास का चाहे कोई भी कार्यक्रम हो वह सूचना के अभाव में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता है। ज्ञान को शक्ति माना जाता है। ज्ञान को किसकी संज्ञा दी गई है, शक्ति की। ज्ञान को शक्ति की संज्ञा दी जाती है, ज्ञान को शक्ति माना जाता है। अब सूचना को शक्ति मानना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। ज्ञान को शक्ति माना जाता है, लेकिन वर्तमान में क्या है, सूचना को भी शक्ति मानना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। पुस्तकालय केवल भूत, वर्तमान, भावी ज्ञान के भंडार ही नहीं है,
अपितु सूचना निर्दिष्ट हो गए हैं। पुस्तकालय वर्तमान में क्या है कि यह बहुत, यानी कि जो प्राचीन काल में पुस्तकें थी उनका संरक्षण, या वर्तमान में या भावी पीढ़ी के लिए पुस्तकों का संरक्षण सिर्फ यही पुस्तकालय का काम नहीं है, अपितु सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं का उपयोग करना, यह भी पुस्तकालयों का कार्य है। अब ये अधिक सूचना सेवा केंद्र हो रहे हैं जिसे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। एक शोधकर्ता को समय को अद्यतन रखने के लिए अपने विशिष्टीकरण के क्षेत्र में भली भांति सूचित करने के लिए सूचना की आवश्यकता पड़ती है। मान लो यदि कोई शोध करता है, उसको भी शोध कार्य करने के लिए सूचना की आवश्यकता पड़ती है और वह सूचना उसे पुस्तकालय से प्राप्त होती है। एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के प्रबंधक को उचित निर्णय लेने के लिए प्राप्त सूचना की आवश्यकता पड़ती है। यदि कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और वहाँ पर यदि कोई प्रबंधक है, कोई मैनेजमेंट है, उसको भी उचित निर्णय वहाँ पर मैनेजमेंट करने के लिए किसकी सूचना की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार एक नियोजक को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय योजनाओं का निर्माण करने के लिए सूचना की आवश्यकता पड़ती है। इसमें यही बताया गया है कि पुस्तकालय में सिर्फ पुस्तकों का संग्रह नहीं होता, बल्कि आधुनिक युग में पुस्तकालय में पुस्तकों के साथ साथ सूचनाओं का संग्रह भी होता है, जिससे एक शोधकर्ता को सूचना की आवश्यकता पड़ती है, वो पुस्तकालय से अपनी सूचना की पूर्ति कर सकता है। जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वहाँ पर मैनेजमेंट प्रबंधक भी उचित सूचनाओं के द्वारा उचित मैनेजमेंट कर सकता है। परंपरागत पुस्तकालयों में पाठ्य सामग्री के रूप में पांडुलिपियाँ, जो परंपरागत अर्थात जो प्राचीन काल में जो पुस्तकालय थे उसमें पाठ्य सामग्री के रूप में क्या था, पांडुलिपियाँ होते हैं हाथ से लिखे गए जो ग्रंथ, उन्हें पांडुलिपियाँ कहते हैं। पांडुलिपियाँ, पुस्तकें और आवधिक प्रकाशन जैसे पत्र पत्रिकाएं जिनका प्रकाशन समय समय पर होता रहता है, जैसे मंथली हुआ, डेली हुआ, वीकली हुआ, उनका भी संग्रह किया जाता है। परंपरागत पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री के रूप में पांडुलिपियाँ, पुस्तकें और आवधिक प्रकाशन पत्र पत्रिकाएं आदि का संग्रह किया जाता था, जिसमें प्राचीन काल में जो पुस्तकालय थे उनमें। लेकिन आधुनिक पुस्तकालय इस प्रकार के सामग्री के अतिरिक्त अर्थात इस प्रकार की सामग्री का संग्रह तो करते हैं आधुनिक पुस्तकालय, लेकिन इसके अतिरिक्त स्लाइड्स का, चित्र का, ऑडियो कैसेट का, वीडियो कैसेट का, मानचित्र का, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स का, टेप रिकॉर्ड, सीडी रोम और अनुस्वरूप सामग्री का भी अर्जन और संग्रहण करते हैं। जो प्राचीन पुस्तकालय थे उसमें सिर्फ पांडुलिपियाँ होती थी, पुस्तकें होती थी और पत्र पत्रिकाओं का संग्रह होता था। लेकिन आधुनिक पुस्तकालय, उसमें प्राचीन पुस्तकालयों में जो संग्रह होता था वो तो होता ही है, इसके अलावा स्लाइड्स हुए, चित्र हुए, ऑडियो कैसेट हुए, वीडियो कैसेट हुए, मानचित्र हुए, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स हुए, टेप रिकॉर्ड्स हुए, सीडी रोम हुए और अनुस्वरूप सामग्री का भी अर्जन और संग्रहण किया जाता है। अंततः पुस्तकों का स्थान ग्रंथ अथवा प्रलेख एवं सूचना ने ले लिया है। प्राचीन काल में पुस्तकालय में सिर्फ पुस्तकें ही रखी जाती थी, लेकिन आधुनिक पुस्तकालय में पुस्तकों का स्थान किसने ले लिया है, ग्रंथों ने और प्रलेखों ने और सूचना ने ले लिया है। नेक्स्ट पोस्ट है पुस्तकालयों के उद्भव और विद्यमान होने के लिए पूर्व अपेक्षित दशाएं। पुस्तकालयों के विद्यमान होने के लिए कुछ पूर्व अपेक्षित दशाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। साहित्य का अभिलेखित स्वरूप में विद्यमान होना और अभिलेखित होना। किसका? साहित्य का अभिलेखित स्वरूप में विद्यमान होना और अभिलेखित होना। विद्यमान अभिलेखित साहित्य उस गुणवत्ता का होना चाहिए जिसको संरक्षित किया जा सके, अर्थात जो साहित्य है उस गुणवत्ता का होना चाहिए जिसको कि संरक्षित किया जा सके। जन साधारण का साक्षर होना, जन साधारण का पढ़ा लिखा होना,
अभिलेखित साहित्य को व्यक्तिगत अवधारणा से परे जाने के विचार की स्वीकृति और पुस्तकालयों की स्थापना और अनुरक्षण करके अपने स्रोतों को समुदाय द्वारा उपयोग करने की सहमति देना, ये क्या पुस्तकालय के उद्भव के लिए पूर्वापेक्षित दिशाएं हैं। इनमें से अंतिम सार्वभौमिक महत्वपूर्ण है। कौन सी जो अंतिम है उसमें क्या है, सार्वभौमिक महत्वपूर्ण है। सरल शब्दों में कहा जाता है कि किसी भी देश अथवा समाज में पुस्तकालयों के विकास के लिए निम्न दो आवश्यक पूर्वापेक्षित अनिवार्यताएं हैं। कौन कौन सी, सब प्रकार की उत्तम श्रेणी की साहित्यिक पुस्तकों का द्रुत गति से प्रकाशन और ज्ञान में प्रजातंत्र के प्रति सामाजिक जागृति का विकास होना चाहिए। पुस्तकालय के विकास के लिए कौन कौन सी दिशाएं हैं वो अनुकूल हैं। वास्तव में पुस्तकालयों के उद्भव और विकास की कहानी समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तर करती है। पुस्तकालयों के उद्भव और विकास की वो कहानी है, वो समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक जो आवश्यकताएं हैं उनका प्रति उत्तर करती है। पुस्तकालय ने समाज के आवश्यकताओं को प्रति उत्तरित किया है। अनुभव दर्शाता है कि अनेक दशाएं जो हमारे समाज के विकास को प्रभावित करती हैं, पुस्तकालय के विकास को भी प्रभावित करती हैं। अर्थात हमारे समाज के विकास में जो भी दिशाएं अनुकूल हैं उनको प्रभावित करती हैं, वही दिशाएं पुस्तकालय के विकास को भी प्रभावित करती हैं। कुछ ऐसी दिशाएं हैं जो पुस्तकालयों के अनुकूल हैं। इन दिशाओं के अंतर्गत पुस्तकालय प्रभावित होते हैं। जे के गेट्स के अनुसार ये दिशाएं निम्नानुसार हैं। जे के गेट्स ने पुस्तकालय की निम्नलिखित दिशाएं, पुस्तकालय के विकास कैसे हुआ, किस किस दिशा में हुआ, इसकी कई दिशाएं बताई हैं। किसने, जे के गेट्स ने। आपसे पूछा जा सकता है कि पुस्तकालय के विकास की दिशाएं किस किस ने बताई हैं, तो जे के गेट्स ने। किसने बताई हैं, जे के गेट्स ने। जे के गेट्स ने। रंगनाथन की रेफरेंस सर्विस एंड बिब्लियोग्राफी, जो कि ये ऐसा रंगनाथन की पुस्तक है, इसका जो 6 वॉल्यूम, पेज नंबर 25। अब हम पढ़ेंगे जे के गेट्स के अनुसार जो पुस्तकालय के विकास के लिए दिशाएं बताई गई हैं वो पहली है, ऐसे राजनीतिक और सामाजिक परिपक्वतापूर्ण समाजों में जो ज्ञान की निकाय को संरक्षित, परिसंचरित और विस्तृत करने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करते हैं, उससे पुस्तकालय प्रभावित होते हैं। सापेक्ष शांति और सद्भावना की अवधि, जिसमें सांस्कृतिक और बौद्धिक क्रियाकलाप के नियोजन का समय प्राप्त होता है। जब व्यक्तियों के पास अवकाश का समय और ललित कलाओं को उगाने और अपने ज्ञान के सामान्य भंडार को सुधारने दोनों के साधन हों। बौद्धिक, सृजनात्मक और पांडित्यपूर्ण क्रियाकलापों की समय अवधियों में जब विशाल और विभिन्नतापूर्ण पाठ्य सामग्री के संग्रह की आवश्यकता अध्ययन और अनुसंधान के लिए पड़ती हो, तब पुस्तकालयों का विकास होता है। जब आत्मोन्नति और भलीभांति सूचित नागरिकता पर वृहत सामाजिक बल दिया जाता हो, विद्वता की पुनर्जागृति के दौरान जो ग्राफिक सामग्री के एकत्रीकरण और उन तक पहुंच के चारों ओर केंद्रित और आश्रित होती है, जब संस्थागत स्थायित्व और अवधि की सुरक्षा स्थायित्व और सत्ता प्रदान करती है। पुस्तकालय एकत्रीकरण के क्षेत्र और विशेष रूप से नगरीय पर्यावरण में जो नेतृत्व पुस्तकालयों के आर्थिक साधनों उपयोग के लिए सांस्कृतिक और बौद्धिक रुचि के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सकें। जब आर्थिक संपदा प्राप्त व्यक्तिगत और समष्टिगत संपदा प्रदान करती है और जनहित के लिए दान की प्रवृत्ति प्रोत्साहित करती है, तो ये एक और है लास्ट। उन अवधियों में जब जैसा कुछ पिछली दशाब्दियों में हुआ है, आर्थिक विकास राष्ट्रीय शक्ति और स्तर को उपयोगितावादी मूल्य के सूचना और ज्ञान के विस्तृत प्रसारण पर आश्रित माना जाता है। उपरोक्त सूची में वर्णित दशाएं भारत में किसी सीमा तक विद्यमान नहीं है। अंततः कहा जा सकता है कि पुस्तकालयों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध नहीं हैं। तो ये जो 10 दशाएं थी
जिसको जे के केट्स के अनुसार पुस्तकालयों के विकास के अनुकूल बताया गया था। आप इनको अच्छे से पढ़ लें और याद कर लें, क्योंकि बिलीव के पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि जे के गेट्स के अनुसार पुस्तकालय के विकास के लिए कौन कौन सी दशाएं हैं, उनके बारे में बताइए। तो आपको ये 10 की 10 दशाएं याद करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट है, भारत में पुस्तकालय के विकास में कौन कौन सी बाधाएं आई। भारत में पुस्तकालय के विकास में अनेक बाधाएं हैं, लेकिन उनमें प्रमुख निम्नानुसार हैं। पहली है निरक्षरता उन्मूलन की दिशा में राज्य स्तर पर सक्रिय एवं सतत प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु जन पुस्तकालयों को अपेक्षित महत्व प्रदान नहीं किया जा रहा है। पब्लिक लाइब्रेरी उनको महत्व नहीं दिया जा रहा है। इस संदर्भ में यहाँ यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि जन पुस्तकालयों के अभाव में आज साक्षर बनाए गए व्यक्ति कल पुनः निरक्षरता के अंधकार रूपी गर्त में डूब जाएंगे। तो पहली बाधा तो भारत में पुस्तकालय के विकास में पहली बाधा तो निरक्षरता है, क्योंकि यदि भारत के अंदर जन पुस्तकालय का विकास नहीं होगा तो जो लोग साक्षर हैं वो भी दोबारा निरक्षर के अंधकार में डूब जाएंगे। इसलिए साक्षरता कार्यक्रमों में सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका को नकारा नहीं जाना चाहिए। दूसरा है सीमित आर्थिक साधन भी भारत में पुस्तकालय के विकास में एक बाधा है। भारत क्या है, एक निर्धन देश है। धन के अभाव में वांछित पुस्तकालय सेवा स्थापित करना कठिन है। सरकार का ध्यान भी जन साधारण की 3 प्राथमिक आवश्यकताएं कौन कौन सी, रोटी, कपड़ा और मकान पर केंद्रित रहता है। अर्थात देश में धन का अभाव है, जिस कारण जो लाइब्रेरी है उनका विकास नहीं किया जा रहा है, और जो सरकार है उसका ध्यान भी सिर्फ 3 जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, कौन कौन सी, रोटी, कपड़ा और मकान, उस पर ही केंद्रित रहता है। तो उस कारण पुस्तकालयों का विकास नहीं हो रहा है। तो सीमित आर्थिक साधन भी भारत में पुस्तकालय के विकास में एक बाधा है। पहली कौन सी है, निरक्षरता। दूसरी है सीमित आर्थिक साधन, और तीसरी है पुस्तकों, विशेष रूप से वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य का अभाव। पुस्तकों का अभाव भी भारत में पुस्तकालय के विकास में एक बाधा है। भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का नितांत अभाव है। ये अभाव विशेष रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के क्षेत्र में दृष्टिगोचर होता है। वैसे अब यह स्थिति बदल रही है। चौथा है जनसंख्या का बिखराव। भारत की 70% जनता सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे ग्रामों और पूर्वों में निवास करती है। इन छोटे छोटे गांवों और पूर्वों में संतोषजनक पुस्तकालय सेवा केवल चंद पुस्तकालयों द्वारा प्रदान की जाती है, जो काफी व्ययसाध्य कार्य है। तो जनसंख्या का बिखराव अर्थात जो 70% जनसंख्या है भारत की, वो गांवों में निवास करती है, और छोटे छोटे गांवों में जो पुस्तकालय सेवा है वो सिर्फ चंद पुस्तकालयों द्वारा ही प्रदान की जाती है। तो जनसंख्या का बिखराव भी भारत में पुस्तकालय के विकास के रूप में बाधा है। पढ़ने लिखने की परंपरागत रूढ़िवादी विधि। पढ़ने लिखने के प्रति जनतंत्रात्मक भावना का विकास नहीं हो सका है। ग्रंथ और ज्ञान सर्वार्थ है, अर्थात ग्रंथ और ज्ञान वो सभी के लिए है। इस भावना का विकास नहीं हो सका। जन साधारण इसके प्रति उदासीन हैं। लिखने पढ़ने के प्रति जन भावना का विकास नहीं हो सका है। ग्रंथ और ज्ञान सभी के लिए है, इस भावना का विकास भी नहीं हो सका। इस कारण भारत में पुस्तकालय के विकास के मार्ग में लिखने पढ़ने की परंपरागत जो प्राचीन काल से चली आ रही रूढ़िवादी परंपरा भी एक बाधा है। छठी है स्त्रियों की सामाजिक स्थिति। भारत में महिलाओं का कार्य क्षेत्र घर की 4 दीवारी माना जाता है। अंततः यह माना जाता है कि उनको पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
ऐसी स्थिति में लगभग आधी जनता के लिए ग्रंथों और पुस्तकालय की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यद्यपि अब यह विचारधारा में परिवर्तन हो रहा है कि स्त्रियों को सिर्फ घर की चारदीवारी ही माना जाता है। उनको पढ़ने ऐसा माना जाता है कि उनको पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसके कारण पुस्तकालयों का विकास नहीं हो रहा है। स्त्रियों लेकिन आधुनिक काल में इस विचारधारा में भी परिवर्तन हो रहा है और यह भी स्त्रियों की सामाजिक स्थिति भी भारत में पुस्तकालय के विकास के मार्ग में एक बाधा है। तो ये 6 बाधा है भारत में पुस्तकालय विकास में। कौन कौन सी? पहली है निरक्षरता, दूसरी है सीमित आर्थिक साधन, तीसरी है पुस्तकें विशेष रूप से जो वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य का अभाव है, जनसंख्या का बिखराव है और इस लिखने पढ़ने की परंपरागत रूढ़िवादी विधि और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति। ये सभी भारत में जो पुस्तकालय के विकास के रूप में एक बाधा के रूप में एक बाधा है। 7वां है अभिप्रेरणा का अभाव। किसी भी जन कल्याण के कार्य के प्रति लोगों में कोई विशेष रुचि नहीं है, अंत पुस्तकालय विकास को भी कोई बल प्राप्त नहीं हो सका है। पुस्तकालय चेतना का अभाव। हमारे देश में नई नई पुस्तकों को पढ़ने के चाव का नितांत अभाव है। अंत जनता पुस्तकालय अभाव को अनुभव नहीं करती और इसकी स्थापना के लिए कोई सक्रिय प्रयास नहीं करती है। पुस्तकालय चेतना का अभाव है कि देश में नई नई पुस्तकें पढ़ने का चाव किसी को नहीं है। इस कारण जो जन पुस्तकालय उनका विकास नहीं हो रहा है। सरकारी पहल तथा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का अभाव। हमारी राज्य सरकारें इस क्षेत्र में किसी प्रकार की पहल के प्रति उत्सुक नहीं है। स्वतंत्रता के 50 वर्षों के पश्चात भी केवल कुछ ही राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हो सका है। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम वर्तमान में 19 राज्यों में पारित हो चुका है। 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम में वो पारित हो चुका है, जिसमें राजस्थान में 2006 में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था। और वह भी संतोषजनक नहीं है। अब परिस्थितियां बदल रही है। यद्यपि भारत में पुस्तकालय का विकास मंद गति से हुआ है। भारत में राजनीतिक दृष्टि से पुस्तकों के विकास को निम्न प्राथमिकता दी गई है, लेकिन वर्तमान में जो कि परिस्थितियां बदल रही हैं। पहले भारत में पुस्तकालय विकास जो कि धीमी गति से हुआ है। भारत में राजनीतिक दृष्टि से पुस्तकालय विकास को निम्न प्राथमिकता दी गई है। कौन कौन सी? इसका कारण यह है कि भारत एक निर्धन देश है और बेरोजगारी और मुद्रास्फीति आदि समस्याओं से ग्रसित है। ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार इन समस्याओं को हल करने को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। भारत में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य सरकार का दायित्व है। भारत में शिक्षा की व्यवस्था किसका दायित्व है? राज्य सरकार का। किसका दायित्व है? राज्य सरकार का दायित्व है। तथा पुस्तकालय इसी परिधि में आते हैं। पुस्तकालय कौन सी परिधि में? राज्य सरकार की परिधि में आते हैं। भारत के कई राज्यों में जन पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके हैं। वर्तमान में ये 19 राज्यों में पारित हो चुके हैं। सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम मद्रास वर्तमान में जो तमिलनाडु है उसमें हुआ था 1948 में। इसी बुक के अंदर एक लेसन है पुस्तकालय अधिनियम, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। विस्तृत रूप से उसमें कुछ बताया गया है। जहाँ पुस्तकालय विकास तीव्र गति से हो रहा है। भारत के कई राज्यों में जन पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके हैं और उन राज्यों में पुस्तकालय का विकास है वो तीव्र गति से हो रहा है। जन पुस्तकालय विकास के लिए पुस्तकालय अधिनियम आवश्यक है। जन पुस्तकालयों के विकास के लिए पुस्तकालय अधिनियम बनाया जाना आवश्यक है। भारत में जन पुस्तकालयों के लिए धन प्रदान करने वाले व्यक्तियों का भी अभाव रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरह से एंड्रू कार्नेगी का नाम सर्वप्रथम आता है। जो यूएस से है वहाँ पर एंड्रू कार्नेगी ने यूएसए के अंदर एंड्रू कार्नेगी ने पुस्तकालय के भवन के लिए दान दिया था। किसने? एंड्रू कार्नेगी ने। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस दृष्टि से एंड्रू कार्नेगी का नाम सर्वप्रथम आता है। भारत को भी एंड्रू कार्नेगी जैसे एक पुस्तकालय प्रेमी लोकोपकारी व्यक्ति की पुस्तकालय विकास के लिए तीव्र आवश्यकता है।
संबद्ध भारतीय पुस्तकालय व्यवसाय ने समाज के नेताओं, उद्योगपतियों और जन हितैषियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त और सक्रिय प्रयास नहीं किए हैं। अंततः ग्रंथालयों और पुस्तकालय प्रेमियों को इसके लिए आगे आना चाहिए। उनको पुस्तकालय मित्रों का सुदृढ़ समूह निर्मित करना होगा, जो पुस्तकालय की स्थापना के लिए अनुकूल जनमत संघ तैयार कर सकें। यह कार्य पुस्तकालय संघों द्वारा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर करना होगा। तो ये 9 पॉइंट थे जो कि किस बारे में थे, जो भारत में पुस्तकालय के विकास के मार्ग में जो बाधाएं हैं उसके बारे में। पहली बाधा था निरक्षरता, दूसरी थी सीमित आर्थिक साधन, तीसरी थी पुस्तकों विशेष रूप से वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य का अभाव, चौथा जनसंख्या का बिखराव, पांचवा लिखने पढ़ने की परंपरागत रूढ़िवादी विधि, छठा स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, सातवां प्रेरणा का अभाव और आठवां पुस्तकालय चेतना का अभाव और नौवां सरकारी पहल तथा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का अभाव। अब अगला पॉइंट है पुस्तकालय के विकास के कारक। पुस्तकालय के विकास के कारक कौन कौन से हैं? उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि पुस्तकालय विकास के निम्नलिखित कारक हैं। पहला, समाज की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता। समाज की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति ही पुस्तकालय के विकास का एक कारक है। उच्च जीवन स्तर भी है, साक्षरता की उच्च दर, भली भांति स्थापित पुस्तक व्यवसाय, नागरिक जनता का बड़े समूह में निवास करना, स्थानीय और राष्ट्रीय परंपराएं भी है, प्रतिष्ठित नागरिकों का प्रभाव और राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय सरकारों से प्रोत्साहन। ये सभी क्या है? पुस्तकालय के विकास के कारक हैं। पुस्तकालय के विकास में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। पुस्तकालय विकास में कौन कौन से? एक तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं पुस्तकालय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत जैसे देश में जनता सभी कार्यों को करने के लिए सरकार की ओर से पहल और समर्थन की अभिलाषी रहती हैं। अगला पॉइंट है पुस्तकालयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किसी भी कोई भी पेपर उसमें ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करें, चाहे आप बीलीव के अंदर जो बीलीव में आपका पेपर होगा उसमें भी इसमें से लगभग हर पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। या तो आपसे इसके कौन कौन किस प्रकार है उस बारे में पूछ लेगा, या किसी एक प्रकार का नाम देकर उसका विस्तृत विवरण, उनका वर्णन पूछ लेगा। तो आधुनिक समाज में पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। उनके मुख्य प्रकार निम्नानुसार है। पहले जन पुस्तकालय, जिसे पब्लिक लाइब्रेरी भी कहा जाता है, पब्लिक लाइब्रेरी भी कहा जाता है। दूसरा है शैक्षणिक पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालय भी 3 प्रकार के होते हैं: विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालय 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विद्यालय स्कूल लाइब्रेरी, महाविद्यालय कॉलेज लाइब्रेरी और विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। विशिष्ट और शोध पुस्तकालय, विशिष्ट स्पेशल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय और राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। चौथा कौन सा है? राष्ट्रीय और राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जो कि नेशनल लाइब्रेरी है या स्टेट लाइब्रेरी होती है, उसमें वो आ जाते हैं। वैसे तो पुस्तकालय 3 प्रकार के होते हैं। जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसे पब्लिक लाइब्रेरी माना जाता है, लेकिन अपनी जो बिलीव की ये बुक है इसमें पुस्तकालय 4 प्रकार के बताए गए हैं: जन पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालय भी 3 प्रकार के, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। फिर है स्पेशल यानी कि विशिष्ट और शोध पुस्तकालय। फिर है नेशनल और स्टेट लाइब्रेरी यानी कि राष्ट्रीय और राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। पहला है जन पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी कौन कौन सी होती है? पब्लिक लाइब्रेरी कौन सी होती है? जन पुस्तकालय जनोपयोग की संस्था। जन पुस्तकालय जनोपयोग, जनता के उपयोग की संस्था है। वैसे तो इनका अस्तित्व पुस्तकालय के अस्तित्व से ही जुड़ा है, परंतु जन पुस्तकालय अवधारणा का वास्तविक विकास जनतंत्र के साथ हुआ और ग्रंथ और सर्वार्थ की संकल्पना के साथ ज्ञानार्जन में भी जनतंत्र का युग आरंभ हुआ। जन पुस्तकालय की परिभाषा B.S. रसल मोस्ट इम्पोर्टेंट
सकता है। बिलीव के पेपर के अंदर पूछी जाती है कि B.S. रसल ने जन पुस्तकालय की क्या परिभाषा दी है। तो जन पुस्तकालय की परिभाषा B.S. रसल ने इस प्रकार की: जन पुस्तकालय वास्तव में जन साधारण के लिए, जन साधारण द्वारा, जन संस्थाएं हैं। B.S. रसल ने क्या कहा है कि जन पुस्तकालय वो क्या है, जनता के लिए है। ऐसा पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित किया गया। कि जन पुस्तकालय वास्तव जन साधारण के लिए, जन साधारण द्वारा और जन संस्थाएं हैं। ये समस्त नागरिकों के लिए निःशुल्क संस्थाएं हैं। अर्थात जन पुस्तकालय है उसमें किसी भी प्रकार का नागरिक हो वह आ सकता है और उसे वह निःशुल्क रूप से शिक्षा वहाँ पर प्राप्त कर सकता है। तो जन पुस्तकालय निःशुल्क संस्थाएं हैं। यह बात किसने की? B.S. रसल ने। आगे है L.R. मैकॉलविन ने भी। L.R. मैकॉलविन की एक पुस्तक थी जिसका नाम था चांस टू रीड। क्या नाम था? चांस टू रीड। इस पुस्तक के बारे में भी कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि चांस टू रीड पुस्तक किसकी है। तो यह है L.R. मैकॉलविन की। L.R. मैकॉलविन ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक चांस टू रीड में जन पुस्तकालयों के 5 आधारभूत सिद्धांतों को निरूपित किया। किसके 5 आधारभूत सिद्धांत? L.R. मैकॉलविन की जो चांस टू रीड पुस्तक थी उसमें उन्होंने जन पुस्तकालयों के 5 आधारभूत सिद्धांत बताए हैं। 5 आधारभूत सिद्धांत बताए हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि L.R. मैकॉलविन की चांस टू रीड जो पुस्तक है वह कौन सी लाइब्रेरी से संबंधित है। तो वो है जन पुस्तकालय अर्थात पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित है। पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित है। किसकी? L.R. मैकॉलविन की जो पुस्तक चांस टू रीड है उसमें पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित है। उसमें पब्लिक लाइब्रेरी के 5 आधारभूत सिद्धांत भी बताए गए हैं। पहला है जन पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के प्रावधान का उत्तरदायित्व उपयुक्त जन शासकीय प्राधिकरण का है, न कि किन्हीं निजी अथवा वर्गीय समूहों का। जन पुस्तकालय सेवा प्रदान करने का जो प्रावधान है और उसका वो उत्तरदायित्व है वो जन शासकीय प्राधिकरण का है। जन शासकीय प्राधिकरण का है, न कि किसी निजी अथवा वर्गीय समूह का। इनको इन्हीं प्राधिकरणों द्वारा प्रशासित और वित्त प्रदान किया जाना चाहिए। इन पुस्तकालयों की सेवाएं उक्त समाज के सभी सदस्यों को निःशुल्क प्राप्त होनी चाहिए। चौथा, जहाँ तक संभव हो सके उक्त पुस्तकालयों को उक्त समाज के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की, रुचियों की पूर्ति करनी चाहिए। ये बात किसने की थी? L.R. मैकॉलविन ने। किसमें की थी? अपनी पुस्तक चांस टू रीड में। जन पुस्तकालय केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं अपितु बौद्धिक दृष्टि से स्वतंत्र होनी चाहिए। जन पुस्तकालय को सिर्फ आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि बौद्धिक दृष्टि से भी स्वतंत्र होने चाहिए। अर्थात इनको निष्पक्ष होना चाहिए और इनको सभी को पूर्ण, निर्बाध और बिना किसी भेदभाव के पाठ्य सामग्री के उपयोग का समान अवसर प्रदान करना चाहिए। एक जन पुस्तकालय समस्त जनता को बिना किसी भेदभाव के लिंग, धर्म, रंग एवं जाति निःशुल्क शिक्षा, सूचना, मनोरंजन और प्रेरणा प्रदान करता है। एक जन पुस्तकालय वो समस्त जनता को क्या बिना किसी भेदभाव के ना ही जन पुस्तकालय लिंग, धर्म, रंग और जाति का भेदभाव किए बगैर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करता है, सूचना प्रदान करता है और मनोरंजन और प्रेरणा प्रदान करता है। भारतवर्ष में वैसे तो नाम के अनेक जन पुस्तकालय हैं परंतु वे वास्तव में जन पुस्तकालय नहीं हैं क्योंकि उनमें उपरोक्त प्रभेदी विशेषताओं का सर्वथा अभाव है। वैसे तो भारत में कई जन पुस्तकालय हैं लेकिन वास्तव में वह जन पुस्तकालय नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें जो ऊपर विशेषताएं बताई गई है उनका अभाव है। हमारे देश के अधिकांश जन पुस्तकालय अभिदान यानी कि चंदा पुस्तकालय हैं। हमारे देश के अंदर जो अधिकांश पुस्तकालय वे कैसे हैं? चंदा पुस्तकालय हैं। वे केवल इसी अर्थ में जन पुस्तकालय हैं कि जन साधारण उनका उपयोग कर सकते हैं परंतु शुल्क देकर। हमारे देश के जन पुस्तकालय संसार के अन्य प्रगतिशील देशों
जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन आदि से अभी लगभग एक शताब्दी पीछे हैं। किन किन देशों के पुस्तकालयों से? यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका से और ग्रेट ब्रिटेन के पुस्तकालयों से लगभग एक शताब्दी पीछे हैं अपने देश के पुस्तकालय। यदि हमें अपने देश की सर्वोत्तमुखी इस प्रतिभा को विकसित करना है तो शैक्षणिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक तथा राजनीतिक जागरण के इस युग में जन पुस्तकालय गठन तथा संचालन के लिए सक्रिय प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि सच्चे अर्थों में जन पुस्तकालय अथवा पुस्तकालय तंत्र लाइब्रेरी से सिस्टम की स्थापना केवल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करके ही की जा सकती है। कहने का मतलब यही है कि यदि जन पुस्तकालय सच्चे अर्थ में जहाँ पर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है वहाँ पर जो है वो जन पुस्तकालय और पुस्तकालय सिस्टम की स्थापना सही ढंग से हो रही है। एक जन पुस्तकालय में जन साधारण, छात्र, शिक्षक, शोधकर्ता, व्यापारी, श्रमिक, गृहिणी, अवकाश प्राप्त और नवसंख्या आदि सभी आते हैं। अब एक पब्लिक लाइब्रेरी जन पुस्तकालय में कौन कौन आते हैं? साधारण लोग, छात्र हुआ, शिक्षक हुआ, शोधकर्ता हुआ, व्यापारी भी आता है, श्रमिक भी आते हैं, गृहिणियाँ भी आती है, अवकाश प्राप्त व्यक्ति और नवसाक्षर आदि सभी आते हैं और उसको उन सभी अध्ययन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास करना चाहिए किसको? जन पुस्तकालय को। दूसरा है शैक्षणिक पुस्तकालय, एकेडमिक लाइब्रेरी। हमने ऊपर पढ़ा पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी जो जनता द्वारा जनता के उपयोग के लिए खुली जाती है जन पुस्तकालय कहलाता है। इसमें एक तो आप B.S. रसल की ये परिभाषा याद रखना, एक L.R. मकलुहान की जो पुस्तक है चांस टू रीड जो किससे संबंधित पब्लिक लाइब्रेरी से, और उसमें जो 5 आधारभूत सिद्धांत दिए हैं, ये 5 आधारभूत सिद्धांत आपको याद करने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट है शैक्षणिक पुस्तकालय जिसे एकेडमिक लाइब्रेरी कहा जाता है। शैक्षणिक पुस्तकालय के अंदर सर्वप्रथम आता है विद्यालय पुस्तकालय, स्कूल लाइब्रेरी। छात्रों और शिक्षकों की अध्ययन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। छात्रों और शिक्षकों की अध्ययन आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है? विद्यालय पुस्तकालय। विद्यालय एक श्रेष्ठ शिक्षा का आधार स्तंभ है। विद्यालय पुस्तकालय कैसा स्तंभ है? श्रेष्ठ शिक्षा का। किसका? श्रेष्ठ शिक्षा का आधार स्तंभ है, क्योंकि एक छात्र की जो शुरुआती शिक्षा है ना वो विद्यालय से ही शुरू होती है, इसलिए विद्यालय पुस्तकालय को श्रेष्ठ शिक्षा का आधार स्तंभ माना जाता है। इसी प्रकार विद्यालय पुस्तकालय संपूर्ण शैक्षणिक पुस्तकालय तंत्र का आधार स्तंभ है। जिस प्रकार विद्यालय एक श्रेष्ठ शिक्षा का आधार स्तंभ है, उसी प्रकार जो विद्यालय पुस्तकालय है वो संपूर्ण शैक्षणिक पुस्तकालय तंत्र का आधार स्तंभ है। एक विद्यालय पुस्तकालय में परंपरागत पाठ्य सामग्री, जो प्राचीन पाठ्य सामग्री पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं हैं, उनके अतिरिक्त टेप रिकॉर्ड्स, मानचित्र, चार्ट्स, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, फिल्म्स आदि का भी संकलन होना चाहिए। शैक्षणिक कार्य में प्रयुक्त श्रव्य दृश्य सामग्री विद्यालय पुस्तकालय का अंतरंग भाग होना चाहिए। शैक्षणिक कार्य में प्रयुक्त श्रव्य दृश्य सामग्री होनी चाहिए और विद्यालय पुस्तकालय का अंतरंग भाग होना चाहिए। हमारे देश में विद्यालय पुस्तकालय की दशा संतोषजनक नहीं है और वे सर्वथा उपेक्षित हैं। अगला है पॉइंट है शैक्षणिक पुस्तकालय का। अगला प्रकार है वो है महाविद्यालय पुस्तकालय, कॉलेज लाइब्रेरी। महाविद्यालय पुस्तकालय मुख्यतः छात्रों और शिक्षकों के अध्ययन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। महाविद्यालय पुस्तकालय किसके छात्रों और शिक्षकों की अध्ययन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और महाविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। भारत में स्वतंत्रता के उपरांत महाविद्यालय पुस्तकालयों का विकास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, जिसका शॉर्ट नाम है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उदार अनुदानों से हुआ है। भारत में स्वतंत्रता के उपरांत स्वतंत्रता के बाद महाविद्यालय जो कॉलेज पुस्तकालय है उनका विकास
यूजीसी के दान के द्वारा, यूजीसी के अनुदान से हुआ है, फिर भी अभी काफ़ी कुछ करने को शेष है। थर्ड है विश्वविद्यालय पुस्तकालय, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। शैक्षणिक पुस्तकालयों के शीर्ष स्थान पर बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि शैक्षणिक पुस्तकालयों के शीर्ष स्थान पर कौन सा पुस्तकालय है, तो वो है विश्वविद्यालय पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालयों के शीर्ष पर विश्वविद्यालय पुस्तकालय होते हैं। यह विश्वविद्यालय व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है और इसको विद्वानों ने विश्वविद्यालय के हृदय की संज्ञा दी है। ये क्वेश्चन तो लगभग कई पेपरों में पूछा गया है कि विश्वविद्यालय के हृदय की संज्ञा किसे दी जाती है, तो विश्वविद्यालय पुस्तकालय को। और इसको विद्वानों ने विश्वविद्यालय के हृदय की संज्ञा दी है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय में आकार के अतिरिक्त एक मुख्य अंतर उसका शोध कार्य पर बल देना है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में एक प्रमुख अंतर, आकार के अलावा एक प्रमुख अंतर वो है शोध कार्य, कि जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर जो भी छात्र शोध कार्य करें वो भी उस पुस्तकालय में आते हैं। थर्ड है अपना विशिष्ट और शोध पुस्तकालय, स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरी। एक विशिष्ट पुस्तकालय किसी एक विषय या विषयों के समूह में विषय प्राप्त करता है। विशिष्ट पुस्तकालय किसी एक विषय या विषयों के समूह में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते हैं। विशिष्ट पुस्तकालय का उदाहरण जैसे मेडिकल लाइब्रेरी होगी, जो कि एक विशिष्ट पेशा से संबंधित है। रिसर्च लाइब्रेरी होगी, जो कि एक विशिष्ट विषय से संबंधित है। अन्य लाइब्रेरी होगी जैसे कोई एग्रीकल्चर लाइब्रेरी हुई, वे लाइब्रेरी जो किसी एक विशिष्ट विषय से संबंधित हो। विशिष्ट पुस्तकालय किसी एक विषय या विषयों के समूह में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करता है। KGB, ये परिभाषा याद रखना, KGB ने इसकी परिभाषा करते हुए लिखा है, एक ऐसा पुस्तकालय जो किसी समूह विशेष को सेवा प्रदान करता है। एक ऐसा पुस्तकालय जो किसी समूह विशेष को सेवा प्रदान करता है, अर्थात जो किसी विशेष समूह को सेवा प्रदान करता है, जैसे मेडिकल लाइब्रेरी, साइंटिफिक लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, रिसर्च लाइब्रेरी, जिसमें उसका उद्देश्य सिर्फ अपने सब्जेक्ट के बारे में ही ज्ञान प्राप्त करना होता है। जैसे किसी प्रतिष्ठान के कर्मचारी हुए, किसी शासकीय विभाग के कर्मचारी अथवा किसी व्यावसायिक या अनुष्ठान के कर्मचारी और सदस्य। KGB ने क्या कहा है परिभाषा देते हुए कि एक ऐसा पुस्तकालय जो किसी विशेष समूह विशेष को सेवा प्रदान करता है, जैसे किसी प्रतिष्ठान का कोई कर्मचारी हुआ, कोई शासकीय विभाग का कर्मचारी हुआ अथवा किसी व्यावसायिक या अनुष्ठान के कर्मचारी और सदस्य हुए। KGB किससे संबंधित है? KGB ने अपनी परिभाषा किससे संबंधित दी है? विशिष्ट पुस्तकालयों से। विशिष्ट पुस्तकालयों से उन्होंने क्या कहा है कि एक ऐसा पुस्तकालय जो किसी समूह विशेष को सेवा प्रदान करता है। एक ऐसा पुस्तकालय जो किसी समूह विशेष को ही सेवा प्रदान करता है, हर व्यक्ति को सेवा नहीं देता, सिर्फ एक उसी समूह को देता है जिससे वे रिलेटेड हैं, तो वह विशिष्ट पुस्तकालय है। ये परिभाषा किसने दी है? KGB ने। ऊपर हमने पढ़ा था MR कोलविन चांस टू रीड पुस्तक थी, पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित से कब आई थी? 1966 के अंदर आई थी, 1966 में। LC मैकॉलविन जो कि पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित थे, जिसमें उन्होंने 5 सिद्धांत दिए थे। चांस टू रीड पुस्तक का नाम है, कब आई थी? 1966 के अंदर, 1966 के अंदर। अब विशिष्ट पुस्तकालय किससे संबंधित होता है? सूचना से संबंधित होता है। ऐसा पुस्तकालय सूचना से संबंधित होता है। एक सामान्य और विशिष्ट पुस्तकालय मुख्य अंतर। एक सामान्य और विशिष्ट पुस्तकालय, उसमें क्या अंतर होता है? तो एक सामान्य पुस्तकालय मुख्यतः पुस्तकें अथवा सामयिक प्रकाशन पीरियोडिकल पब्लिकेशन का संग्रह किया जाता है। एक सामान्य पुस्तकालय में तो किसका? पुस्तकों का।
पुस्तकें भी उनसे सभी प्रकार की पुस्तकें और सामयिक प्रकाशन पीरियोडिकल पब्लिकेशन का संग्रह किया जाता है, जबकि विशिष्ट पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री के रूप में मुख्यतः सामयिक प्रकाशन होंगे, शोध प्रतिवेदन होंगे, मानक यानी स्टैंडर्ड होंगे, पेटेंट्स होंगे, विनिर्दिष्ट होंगे, सारांश होंगे तथा अन्य इसी प्रकार की सामग्री संग्रहित की जाती है। सामान्य और विशिष्ट पुस्तकालय में एक अंतर तो यह है कि सामान्य पुस्तकालय में पुस्तकें और सामयिक प्रकाशन का संग्रह किया जाता है, जबकि विशिष्ट पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री के रूप में मुख्यतः सामयिक प्रकाशन, शोध प्रतिवेदन, मानक, पेटेंट्स, विनिर्देश, सारांश, अन्य इसी प्रकार की सामग्री संग्रहित की जाती है। ऐसे पुस्तकालयों में शैक्षणिक पुस्तकालयों की अपेक्षाकृत ग्रंथों की संख्या कम होती है। एक अंतर यह भी है कि सामान्य पुस्तकालयों की तुलना में जो विशिष्ट पुस्तकालय हैं उनमें ग्रंथों की संख्या कम होती है। दूसरा अंतर, सामान्य तथा विशिष्ट पुस्तकालयों पर अतः सेवा की प्रकृति में अंतर होता है। दूसरा अंतर यह है कि इनकी जो सेवा उनमें अंतर होता है। सामान्य पुस्तकालय में ग्रंथ अर्थात पाठ्य सामग्री प्रदान की जाती है। सामान्य पुस्तकालय उसमें पाठ्य सामग्री पाठक को प्रदान की जाती है, जबकि विशिष्ट पुस्तकालय में सूचना प्रदान की जाती है। जो सामान्य पुस्तकालय है उसमें पाठ्य सामग्री प्रदान की जाती है, जबकि विशिष्ट पुस्तकालयों में सूचना इन्फॉर्मेशन प्रदान की जाती है। थर्ड अंतर है कि दो आधारभूत भिन्नताओं के कारण सामान्य तथा विशिष्ट पुस्तकालय में ग्रंथों तथा सामयिक प्रकाशन का व्यवस्थापन ग्रंथागार और रैक्स पर किया जाता है, जबकि विशिष्ट पुस्तकालय में सूचना के व्यवस्थापन के लिए विशेष प्रकार की ऊर्ध्वाकार कैबिनेट, वर्टिकल फाइल कैबिनेट, नक्शे फाइल्स अथवा संदेशों आदि की आवश्यकता पड़ती है। एक अंतर इसमें यह भी है कि जो सामान्य पुस्तकालय है उसमें जो पुस्तकें हैं उनको रैक्स पर रखा जाता है, उनका जो निर्धारण है वो रैक पर किया जाता है, निदानी पर किया जाता है। रैक्स को लाइब्रेरी की परिभाषा में निदानी कहा जाता है, निदानी। जबकि जो विशिष्ट पुस्तकालय हैं उसमें जो सूचना है वे ऊर्ध्वाकार कैबिनेट, नस्टियों, फाइल्स या संदेशों आदि में रखी जाती है। सूचना को वर्गीकृत करने के लिए विशेष प्रकार के सूक्ष्म वर्गीकरण डेप्थ क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। सूचीकरण का स्थान अनुक्रमणिका इंडेक्सिंग द्वारा ले लिया जाता है। सामान्य पुस्तकालय में क्या किया जाता है, सूचीकरण किया जाता है, जबकि विशिष्ट पुस्तकालय में अनुक्रमणिका इंडेक्सिंग किया जाता है। संदर्भ सेवा के स्थान पर पाठकों को अनेक प्रकार के अन्य सेवाएं, सूचीकरण और अनुक्रमणिका क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। जो BLS की 02 बुक है उसके अंदर बताया गया है कि सूचीकरण और वर्गीकरण, सूचीकरण, अनुक्रमणिकरण क्या है। संदर्भ सेवा के स्थान पर पाठकों को अनेक प्रकार की अन्य सेवाएं जैसे सामयिक अभिज्ञता संदर्भ सेवा के अंदर हम संदर्भ सेवा हम जो BLS की 06 बुक है उसमें हम संदर्भ सेवा के बारे में पढ़ेंगे। संदर्भ सेवा के स्थान पर पाठकों को अनेक प्रकार की अन्य सेवाएं जैसे सामयिक अभिज्ञता सेवा जैसे CS करंट अवेयरनेस सर्विस, सूचना का चयनात्मक प्रसारण, सिलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन SD आदि प्रदान करनी पड़ती हैं। संदर्भ सेवा के स्थान पर पाठकों को अनेक प्रकार की अन्य सेवाएं जैसे CS और SDI आदि प्रदान करनी पड़ती है। CS क्या है, करंट अवेयरनेस सर्विस, और SD क्या है, चयनात्मक प्रसारण सेवा। पाठकों की सहायतार्थ अनुवाद सेवा तथा सारांशिकरण सेवा आदि को भी आवश्यकता पड़ती है। पाठकों की सहायता के लिए अनुवाद सेवा तथा सारांशिकरण सेवा आदि की भी आवश्यकता पड़ती है। किसमें, विशिष्ट पुस्तकालय में। विशिष्ट पुस्तकालय में संस्थापित विचारों से कहीं अधिक नवजात विचारों सेंट थॉट पर बल दिया जाता है। विशिष्ट पुस्तकालय में क्या होता है कि जो नए विचार हैं उनको अधिक बल दिया जाता है। वृहद मैक्रो ग्रंथों से कहीं अधिक अणु का मतलब होता है छोटे ग्रंथों पर बल दिया जाता है। सामान्य पाठक से कहीं अधिक विशिष्ट पाठक पर बल दिया जाता है।
एक विशिष्ट पुस्तकालय अपने पितृ निकाय की स्वार्थ अस्तित्व में आता है। इसका उद्देश्य अपने पितृ निकाय के क्रियाकलापों में सहयोगी बनाए उनको गति प्रदान करना है। तो ये था सामान्य पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय में अंतर। एक तो था कि जो विशिष्ट पुस्तकालय में, सामान्य पुस्तकालय में पुस्तकों और सामयिक प्रकाशनों का संग्रह किया जाता है, जबकि विशिष्ट पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री के रूप में सामयिक प्रकाशन, शोध प्रतिवेदन, पेटेंट, मानक इनका संग्रह किया जाता है। दूसरा अंतर इनमें यह है कि सामान्य पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री प्रदान की जाती है और विशिष्ट पुस्तकालयों में सूचना प्रदान की जाती है। तीसरा अंतर यह है कि सामान्य पुस्तकालय में पुस्तकें रैक्स पर रखी जाती है, जबकि विशिष्ट पुस्तकालय में सूचना वह ऊर्ध्वाधर कैबिनेट, फाइल्स और संलेखों आदि की सूचना को रखने की आवश्यकता पड़ती है। और जो सामान्य पुस्तकालय हैं उसके अंदर क्लासिफिकेशन, कैटलॉग, वर्गीकरण, सूचीकरण किया जाता है, जबकि जो विशिष्ट पुस्तकालय उसमें डेप्थ क्लासिफिकेशन, सूक्ष्म वर्गीकरण, अनुक्रमणीकरण किया जाता है। और जो विशिष्ट पुस्तकालय उनमें नए विचारों पर बल दिया जाता है, जो बड़े ग्रंथों से कहीं अधिक छोटे ग्रंथों पर बल दिया जाता है, और सामान्य पाठक से कहीं अधिक विशिष्ट पाठक पर बल दिया जाता है। अब चौथा जो प्रकार है पुस्तकालय का वह है राष्ट्रीय और राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, नेशनल एंड स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। एक राष्ट्रीय पुस्तकालय किसी राष्ट्र का विशालतम पुस्तकालय होता है। एक राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या होता है? किसी राष्ट्र का विशालतम पुस्तकालय होता है। जैसे अपने देश का है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, जिसका जो केंद्र है, जो मुख्यालय वह कलकत्ता केंद्र है। और राष्ट्रीय पुस्तकालय तंत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। एक राष्ट्रीय पुस्तकालय किसी राष्ट्र का विशालतम पुस्तकालय होता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या होता है कि वह पुस्तकालय जो किसी राष्ट्र का विशालतम पुस्तकालय होता है और राष्ट्रीय पुस्तकालय तंत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय उस देश में उत्पादित समस्त पुस्तकों को भावी पीढ़ियों के लाभार्थ संग्रहित तथा सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या करता है कि उस देश में जितनी पुस्तकें उत्पादित हो रही हैं उन पुस्तकों को भावी पीढ़ी के लाभ के लिए संग्रहित करता है, उन्हें सुरक्षित रखता है। जी चैंडलर, अब जी चैंडलर किससे संबंधित है? नेशनल लाइब्रेरी से। जी चैंडलर के अनुसार जहाँ जन पुस्तकालय समस्त स्थानीय समुदाय की सेवा करते हैं और शैक्षणिक पुस्तकालय शिक्षकों और विद्यार्थियों के उपयोग के लिए स्थापित किए जाते हैं, राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रावधान समूचे राष्ट्र की रुचियों को संतुष्ट करने के लिए किए जाते हैं। जी चैंडलर ने क्या कहा कि जहाँ जन पुस्तकालय अर्थात पब्लिक लाइब्रेरी है वो समस्त स्थानीय समुदाय की सेवा करते हैं और शैक्षणिक पुस्तकालय क्या है, शिक्षकों और विद्यार्थियों के उपयोग के लिए स्थापित किए जाते हैं, वैसे ही राष्ट्रीय पुस्तकालयों का प्रावधान समूचे राष्ट्र की रुचियों को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। जी चैंडलर ने नेशनल लाइब्रेरी की परिभाषा देते हुए कहा है कि जैसे जन पुस्तकालय जनता की सेवा के लिए खोले जाते हैं और जो शैक्षणिक पुस्तकालय उसमें शिक्षार्थी और विद्यार्थी विद्यार्थियों के उपयोग के लिए स्थापित किए जाते हैं, वैसे ही जो राष्ट्रीय पुस्तकालय वे राष्ट्र की रुचियों को संतुष्ट करने के लिए उनका निर्माण किया जाता है। भारत एक विशाल देश है जो अनेक राज्यों में बंटा हुआ है। किसी सीमा तक जो स्थिति राष्ट्रीय पुस्तकालय किसी राष्ट्र में होती है वही स्थिति किसी राज्य में आगे राज्य केंद्रीय पुस्तकालय की होती है। अर्थात भारत अनेक राज्यों में बंटा हुआ है तो किसी सीमा तक जो स्थिति किसी राष्ट्र में राष्ट्रीय पुस्तकालय की होती है वही स्थिति राज्य में राज्य पुस्तकालय की होती है। पुस्तकालय के कार्य और आधुनिक समाज में उनकी भूमिका। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुस्तकालय के कार्य कौन कौन से और आधुनिक समाज में उनकी क्या भूमिका है। माने तो पुस्तकालय कार्य निम्नानुसार हैं। मानवता की साहित्यिक और बौद्धिक उपलब्धियों को भावी पीढ़ियों के उपयोगार्थ सदैव सर्वथा सुरक्षित रखना। पुस्तकालय का क्या कार्य है कि जो
साहित्यक हैं उनको जो मानवता की बौद्धिक उपलब्धियां हैं, जो उनकी बुद्धि के द्वारा जो रचना की गई है, उनको भावी पीढ़ियों के उपयोग के लिए सुरक्षित रखना है। दूसरा कार्य औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में सक्रिय भूमिका निभाना। पुस्तकालय का दूसरा कार्य क्या है? औपचारिक, जो शिक्षा संस्थान में शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता उनको भी शिक्षा देना, और जो शिक्षा संस्थान है उनमें शिक्षा प्राप्त कर सकता है उनको भी शिक्षा देना। इन दोनों में सक्रिय भूमिका अदा करना, ये भी पुस्तकालय कार्य है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, यह पुस्तकालयों का कार्य है। अवकाश के समय का सदुपयोग और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना, आजीवन सब शिक्षा के सशक्त माध्यम के रूप में कार्य करना, प्रजातंत्र की सफलता और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सद्भावना तथा एकता में वृद्धि करने के लिए कार्य करना, सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास करना, ये सभी किसके? पुस्तकालय के कार्य हैं। निःशुल्क पुस्तकालय सेवा प्रदान करना बिना किसी भेदभाव के, इसका उपयोग जोर जबरदस्ती से नहीं, स्वचैनिक इच्छा से करवाना, ये भी पुस्तकालय का कार्य है। हमने ऊपर एक परिभाषा पढ़ी थी राष्ट्रीय पुस्तकालय की, किसने दी थी? जी चैंडलर ने। ये देखिए, ये है जी चैंडलर जी। अब ये चैंडलर पहले क्यों आया, जी बाद में क्या है, ये आप जब सूचीकरण पढ़ेंगे ना, हम सूचीकरण, उसमें हम पढ़ेंगे ट्रिपल सी। उसमें दो प्रकार के सूचीकरण के, ट्रिपल सी और डबल सी। उसमें हम पढ़ेंगे कि पहले ये चैंडलर आया, फिर ये कैसे आया। तो ऊपर जो परिभाषा पढ़ी थी जी चैंडलर की, उनकी एक बुक है लाइब्रेरी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि आई थी 1965, लाइब्रेरी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। क्या नाम है जी चैंडलर के बुक का नाम? लाइब्रेरी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, 1965 में आई थी। जी चैंडलर ने किस संबंधित परिभाषा दी है? राष्ट्रीय पुस्तकालय से संबंधित। उन्होंने क्या कहा था कि जैसे जन पुस्तकालय जनता की सेवा करते हैं, शैक्षणिक पुस्तकालय विद्यार्थी और शिक्षार्थी के उपयोग के लिए, वैसे ही राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना भी, वैसे ही राष्ट्रीय पुस्तकालय भी समूचे राष्ट्र की रुचियों को संतुष्ट करने के लिए है। इनकी पुस्तकालय थी 1965 के अंदर। साहित्यिक और बौद्धिक उपलब्धियों का संरक्षण अपना। अब पुस्तकालय कार्य के अंदर पहला ही था साहित्यिक और बौद्धिक उपलब्धियों को भावी पीढ़ियों के उपयोग से सुरक्षित रखना, साहित्यिक और बौद्धिक उपलब्धियों का संरक्षण करना। आधुनिक समय में मुख्यतः राष्ट्रीय पुस्तकालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय और अन्य विशाल पुस्तकालय इस कार्य को संपन्न करते हैं। किसको? साहित्य और बौद्धिक उपलब्धियों को संरक्षण को। कौन कौन से? राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय और अन्य विशाल पुस्तकालय। पुस्तकालय संस्कृति धरोहर के संरक्षण का कार्य करते हैं। पुस्तकालय किसका कार्य करते हैं? सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का कार्य करते हैं। आज को पुस्तकालय के इस कार्य समझना और मान्यता प्रदान करनी चाहिए, जिससे किसी भी दृष्टि पुस्तकालय का महत्व न्यून हो सके। दूसरा है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में सक्रिय भूमिका अदा करना, यह भी पुस्तकालय का कार्य है। शैक्षणिक पुस्तकालयों का आधारभूत कार्य औपचारिक शिक्षा में सक्रिय भागीदारी करना है। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय पाठ्य ग्रंथों और सहायक ग्रंथों का विशाल संग्रह निर्मित करके औपचारिक शिक्षा को गति प्रदान करते हैं। औपचारिक शिक्षा जो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। किसी सीमा तक जन पुस्तकालय भी इस कार्य को संपन्न करते हैं। भारत सरकार द्वारा सन 1988 में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। भारत सरकार द्वारा सन 1988 में क्या की गई थी? नई शिक्षा नीति। वर्तमान में नई शिक्षा नीति 2020 भी लागू हो चुकी है, लेकिन इस बुक में जो बताया गया है वो है भारत सरकार द्वारा 1988 में नई शिक्षा नीति घोषणा की गई थी। उसके उद्देश्य क्या क्या थे? उसका पहला उद्देश्य था कि कम सुविधा प्राप्त वर्ग को भी अधिक सुविधा प्राप्त वर्ग के साथ खड़ा किया जाए। इसके लिए प्रत्येक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों के रूप में नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं।
संस्थाओं को आधुनिक एकरूपता प्रदान की जाए, जिससे नौकरशाही का क्षेत्र सीमित हो सके और पारंपरिक भारतीय मूल्य को सुदृढ़ता प्राप्त हो सके। इसके लिए राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यचर्या का विकास किया जा रहा है। इसमें समकालीन भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाओं से संबंधित पाठों का सम्मिलित किया जाए। शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सके, जिससे प्रत्येक छात्र को विचारशील नागरिक बनाया जा सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालिका निर्दिष्ट शिक्षण का प्रस्ताव है, जिससे उनको शिक्षण के लिए प्रेरित किया जा सके। परीक्षा प्रणाली में भी सुधार का प्रस्ताव है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण यूनिवर्सल किया जा सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक शिक्षा 100% हो सके। इसके लिए सर्वोत्तर प्राथमिकता दी जा रही है और इस शताब्दी के अंत तक 15 से 35 वर्ष की आयु समूह में 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब तक पुस्तकालय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाएगा तब तक इस प्रकार की नीति पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकेगी। पुस्तकालय अनौपचारिक शिक्षा में महती सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी साधन संपन्न कार्य क्यों न हो, आजीवन किसी शिक्षण संस्था में ही शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है, जबकि शिक्षा एक सतत और आजीवन प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति को अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता है, जिसका एकमात्र सशक्त माध्यम पुस्तकालय है। तो ऊपर जो हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं वो हैं औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के। जो ये 4 पॉइंट है वो पढ़े हमने जो 1988 में भारत की जो नई शिक्षा नीति घोषणा की गई थी उसके उद्देश्य, ये 4 उसके उद्देश्य थे। पुस्तकालय के विकास, पुस्तकालय कार्य में 3rd पॉइंट है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। पुस्तकालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री का अध्ययन करके कोई भी व्यक्ति अपने कार्य में दक्षता प्राप्त करके व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ राष्ट्रीय प्रगति में सहायक सिद्ध हो सकता है। अगला है अवकाश के समय का सदुपयोग करना। यह भी पुस्तकालय का कार्य है। पुस्तकालय द्वारा जन साधारण को अपने अवकाश के समय का सदुपयोग और स्वस्थ मनोरंजन प्राप्त होता है। इसके द्वारा सभी को निष्पक्ष रूप से सभी विषयों पर अधिकतम सूचना और पाठ्य सामग्री प्राप्त होती है। पश्चिम के देशों में 18वीं शताब्दी में ऐसे अनेक पुस्तकालय स्थापित हो गए और अल्प शुल्क लेकर जनता को हल्का फुल्का साहित्य उपलब्ध कराते थे। भारत में भी अनेक पुस्तकालय स्थापित किए गए और आज भी कार्यरत हैं। भारतीय जन पुस्तकालयों का भी एक महत्वपूर्ण कार्य जन साधारण को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना माना जाता है। जन पुस्तकालयों का कौन सा कार्य है? जन साधारण को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना और नई शुल्क शिक्षा प्रदान करना भी जन पुस्तकालय का महत्वपूर्ण कार्य है। आजीवन सब शिक्षा का सशक्त माध्यम। पुस्तकालय जन साधारण को आजीवन शिक्षा प्राप्त करने में सहायक हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा 18वीं शताब्दी के आरंभ में समाज ग्रंथालय स्थापित करने का आंदोलन चलाया गया। पुस्तकालय जन साधारण को आजीवन शिक्षा प्राप्त करने में सहायक हैं। पुस्तकालय के सभी जो जन साधारण को आजीवन शिक्षा प्रदान करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा 18वीं शताब्दी में के आरंभ में समाज ग्रंथालय स्थापित करने का आंदोलन चलाया गया। समाज ग्रंथालय अर्थात पब्लिक लाइब्रेरी स्थापित करने का आंदोलन चलाया गया। कहाँ पर? यूएसए में। किसके द्वारा? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जो किसी व्यक्ति को सब शिक्षा प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होते थे। यदि समाज का कोई सदस्य आत्मोन्नति के लिए सब शिक्षा का अभिलाषी है तो उसके लिए पुस्तकालय ही एकमात्र ऐसी संस्था है। प्रजातंत्र की सफलता और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सद्भावना तथा एकता में वृद्धि करना भी पुस्तकालय का कार्य है। प्रजातंत्र की सफलता एक बड़ी सीमा तक बड़ी प्रकार सूचित नागरिकता पर निर्भर करती है। जन पुस्तकालय दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और जन साधारण को भली भांति सूचित रखते हैं, जिससे वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ठीक प्रकार से निर्वहन कर सकें। पुस्तकालय द्वारा पारस्परिक सहयोग तथा सद्भावना, राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सद्भावना और सहयोग की वृद्धि होती है। यूनेस्को ने कहा है, किसने? यूनेस्को ने क्या कहा है कि बिना सार्वजनिक पुस्तकालय के सहयोग के कोई भी सही प्रजातंत्र समाज में सफल नहीं हो सकता है और नहीं ही बिना शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता के। यूनेस्को ने कहा है कि बिना सार्वजनिक पुस्तकालय के
सार्वजनिक पुस्तकालयों के बिना सार्वजनिक पुस्तकालयों के सेवा के कोई भी सही प्रजातंत्र समाज में सफल नहीं हो सकता है और न ही बिना शारीरिक एवं मानसिक स्वतंत्रता के सफल हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन। भारतीय संविधान में भारत के समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता प्रदान करने और जनसाधारण की अभिलाषाओं को पूरा करना उद्देश्य बनाया गया है। अंततः इसका उद्देश्य कई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना और जहां सभी को न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्राप्त हो सके। पुस्तकालय इस सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया में जनसाधारण की अभिलाषाओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो सकता है। एक जन पुस्तकालय बिना किसी भेदभाव के सबको निःशुल्क ग्रंथ और सूचना प्रदान करता है। जन पुस्तकालय बिना किसी भेदभाव के सभी को क्या करता है? निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क ग्रंथ और सूचना प्रदान करता है। अतः एक जन पुस्तकालय उपयुक्त ग्रंथ और सूचना प्रदान करके किन्हीं समूह शेषों के भेदभाव पूर्ण व्यवहार का प्रतिरोध करने के लिए जन साधारण के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। एक जन पुस्तकालय शिक्षा की समानता प्रदान कर समाज की समस्याओं का निराकरण कर प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। उसके द्वारा राजनीतिक और सामाजिक चेतना प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार पुस्तकालय सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होते हैं। पुस्तकालय क्या है? सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होता है। तो ये था अपना फर्स्ट लेसन जो हमने पढ़ा। अब इसका सारांश। पुस्तकालय क्या है? एक सामाजिक जन संस्था है। यह किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम का अंतरंग अंग है। एक जन पुस्तकालय निरंतर समाज कल्याण में रहते हुए बिना किसी भेदभाव के सभी को निःशुल्क ज्ञान वितरित करता है और मानवता की साहित्यिक और बौद्धिक उपलब्धियों को आगामी पीढ़ियों के उपयोगार्थ सदैव सर्वदा को सुरक्षित रखता है। पहले पुस्तकालयों का मुख्य कार्य ग्रंथों का क्या परिरक्षण संरक्षण माना जाता था। अब उनके परिरक्षण के साथ उपयोग को अधिकाधिक गति प्रदान माना जाता है। पुस्तकालयों के आविर्भाव और विद्यमान होने के लिए कुछ पूर्व अपेक्षा अनुकूल दिशाएं हैं जो हमने ऊपर पढ़ी है। भारत में सने सने उन दिशाओं का निर्माण हो रहा है। इस पुनीत कार्य में सरकार और जनता को बढ़कर आगे आना चाहिए। पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। हमने पुस्तकालय के 4 प्रकार पढ़े, जैसे जन पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय, शोध पुस्तकालय और राष्ट्रीय एवं राज्य केंद्रीय पुस्तकालय आदि। समाज निर्माण में इनकी अति महत्वपूर्ण भूमिका है। आधुनिक पुस्तकालय एक क्या है? जटिल संस्था है और उसका कार्य तथा भूमिका समाज को नितांत उपयोगी है। अब है इसके अभ्यास के लिए प्रश्न। पुस्तकालय एक सामाजिक, पहला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय एक सामाजिक जन संस्था है। इस कथन की समीक्षा करते हुए बताइए कि पुस्तकालय किस प्रकार समाज की बौद्धिक मांगों को पूरा करते हैं। इसका आंसर मिलेगा हमें पुस्तकालय एक जनतंत्र है। पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। तो यह रहा, पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। यहाँ से आपको पुस्तकालय पुरस्कार करूँगा। पुस्तकालय उद्योग विकास और आधुनिक समाज में पुस्तकालय भूमिका से परिचित होना चाहिए। एक लाइन ये लिखनी है, फिर आगे ये लिखना है। इसका आंसर होगा ये वाला। कौन सा? जो पहला क्वेश्चन है ना, पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है, इसका आंसर होगा ये वाला। यहाँ से लेकर पुस्तकालय एक सामाजिक जन संस्था जो निरंतर समाज कल्याण में रहते हुए ज्ञानी और अज्ञानी को समान रूप से ज्ञान वितरित करती है। यहाँ से लेकर यह ज्ञान के प्रसार में प्रगति और शिक्षा तथा अनुदान की वृद्धि की संस्था है। यहाँ से लेकर और
आवश्यकता नहीं होती, यहाँ तक पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है अपना कि आधुनिक पुस्तकालय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और पुस्तकालयों का उद्भव और विद्यमान होने के लिए पूर्व अपेक्ष दशाओं का वर्णन कीजिए। आधुनिक पुस्तकालय की अवधारणा बतानी है और पुस्तकालयों का उद्भव कैसे हुआ, उनके विद्यमान होने के लिए पूर्व अपेक्ष दशाओं का कौन कौन सी। क्वेश्चन है अपना आधुनिक पुस्तकालय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर मिलेगा हमें यहाँ पर, इसके ऊपर साइड जो थर्ड पॉइंट है, यह पुस्तकालय के विकास के मार्ग, पुस्तकालय के उद्भव और विद्यमान होने के लिए पूर्व अपेक्ष दशाएं, यह होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ये और ये दोनों आधुनिक पुस्तकालय की अवधारणा, यह भी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है, हमने 2 क्वेश्चन देख लिए। थर्ड क्वेश्चन है अपना, भारत में पुस्तकालय विकास के मार्ग में क्या बाधाएं हैं, पुस्तकालय विकास के कारकों का वर्णन कीजिए। पुस्तकालय विकास के कारक और पुस्तकालय विकास के मार्ग में बाधा, तो कौन कौन सी बाधा थी। एक तो थी निरक्षरता थी और जनसंख्या का बिखराव था, और कौन कौन सी थी, पुस्तकालय विकास के कारक, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एक तो ये वाला होगा, पुस्तकालय विकास के कारक बताने थे, एक होगा ये वाला, भारत में पुस्तकालय विकास के मार्ग में कौन कौन सी बाधा है, यह भी इसका आंसर होगा। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि पुस्तकालयों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हुए उनके कार्य और समाज में उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। पुस्तकालय के कौन कौन से प्रकार, सार्वजनिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और राष्ट्रीय पुस्तकालय, उन चारों का वर्णन करना है और उनके कार्य और समाज में उनकी भूमिका का बतानी है। तो इसका आंसर होगा ये वाला, एक तो होगा ये वाला पॉइंट नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, और एक होगा ये ऊपर, इसका पूरा विवरण ही देना पड़ेगा पुस्तकालयों के प्रकार, ये वाला। ये जो 4 प्रकार हैं, ये 4 प्रकार, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। नीचे अब प्रश्नों के नीचे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, जो है परिभाषित शब्दावली, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनौपचारिक शिक्षा हमने पढ़ी थी, क्या होती है अनौपचारिक शिक्षा, ऐसी शिक्षा से तात्पर्य है जो किसी शिक्षण संस्था में शिक्षकों के माध्यम से प्राप्त न की जाकर समय अन्य किसी सार्वजनिक माध्यम से प्राप्त की जाती है, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। अनुग्रंथ भी हमने देखा था, अनुग्रंथ किससे संबंधित था, विशिष्ट पुस्तकालयों से। विशिष्ट पुस्तकालयों में क्या होता है, अनुग्रंथ होते हैं, ऐसे प्रलेख जो आकार में छोटे होते हैं, जैसे पत्र पत्रिका में मिले, पेटेंट्स, मानक, शोध प्रतिवेदन, ये कौन सी लाइब्रेरी में होते हैं, विशिष्ट लाइब्रेरी में।
विशिष्ट लाइब्रेरी में होते हैं। औपचारिक शिक्षा कौन सी होती है? वह शिक्षा जो किसी व्यक्ति द्वारा शिक्षकों के माध्यम से किसी संस्थान से प्राप्त की जाती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। पुस्तकालय तंत्र लाइब्रेरी सिस्टम क्या होता है? एक ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जिसमें विभिन्न पुस्तकालय अलग अलग नियमों के परस्पर संबंध होते हैं। जैसे राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, वह क्या है? एक पुस्तकालय तंत्र है। पांडुलिपियाँ हमने पढ़ी थी। पांडुलिपियाँ क्या होती है? हस्तलिखित ग्रंथ। विशिष्ट पाठक स्पेशलिस्ट क्या होता है? ऐसा पाठक जो किसी विशिष्ट विषय का विशेषज्ञ होता है, अपने विषय पर समग्र पाठ्य सामग्री का अभिलाषी होता है, जो कि स्पेशल लाइब्रेरी के अंदर होता है। वृहद ग्रंथ हमने देखते हैं, विशाल ग्रंथ जैसे पुस्तकादि। सामान्य पाठक कौन से होते हैं? जो किसी एक विशिष्ट विषय का विशेषज्ञ नहीं होता और कई विषयों का सामान्य पाठ्य सामग्री का अभिलाषी होता है, वो क्या होता है? सामान्य पाठक होता है। तो ये हमारा पहला चैप्टर पूरा हुआ। आज हमने पहला चैप्टर पढ़ा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। हमने इसके प्रश्न उत्तर भी किए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक मिनट तो ये था अपना पहला चैप्टर, पुस्तकालय का उद्भव, आधुनिक समाज में पुस्तकालय की भूमिका। अपना अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो है इसका पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आता जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। आपको ये चैप्टर पढ़कर कैसा लगा, आपको ये चैप्टर समझ आया या नहीं आया, कमेंट के माध्यम से बताएं। यदि आप बिलीव कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जो बीएमओ कोटा से बिलीव कर रहा है उसके जो एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर वाइज हो गए हैं। तो 2 सेमेस्टर होते हैं। पहले सेमेस्टर के अंदर 4 पेपर होते हैं, BA 01, 02, 03, 04। पहले 4 किताबें, फिर होता है 5, 6, 7, 8 4 किताबें। जो 3 और 4 है आपकी, जो BLIS 03 है और 04 है, वो प्रैक्टिकल से संबंधित हैं। आपको मैं सारी किताबें इसी YouTube चैनल पर करवाऊंगा। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि पहले हम इसी किताब को पूरा पढ़ें या फिर इसका एक चैप्टर पढ़ लिया तो एक चैप्टर दूसरी किताब का वैसे पढ़ना है, या फिर पहले इस किताब को पूरा कंप्लीट करके इसके जो PYQ हैं, जो ओल्ड पेपर के अंदर पूछे गए हैं, वो करके फिर दूसरी किताब को पढ़ना है। किस प्रकार से पढ़ना है चाहते हैं आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम उसी हिसाब से अपनी क्लास से रेगुलर रखेंगे। और यदि आप इस बुक की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर जो बिलीव की 8 बुकें हैं उनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से उन्हें पढ़ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमारी ये क्लासें रेगुलर रहेगी। बस आप मुझे कमेंट करके ये बता देना कि हम पहले इस बुक को कंप्लीट करें या एक एक चैप्टर पहले सभी बुक का पढ़ लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। धन्यवाद।